स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा बजट स्पेशल। आज हम इसका दूसरा भाग कर रहे हैं और पहले भाग में हमने चर्चा की थी कि सैलरी, स्टार्टअप और महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से और कुछ बढ़िया टैक्स सेविंग्स के सुझाव भी आपको दिए थे। अगर आपने वो मिस किया है तो आप वापस से जाकर उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इस बार आपके लिए क्या घोषणाएं हो सकती हैं या फिर एक आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। अब आज हम चर्चा करेंगे कि एमएसएमई, छोटे ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स की क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे देश के आर्थिक इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा और घरेलू ग्रोथ के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए ये पूरा एमएसएमई सेक्टर, छोटे कारोबारी एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो उनके लिए इस बजट में क्या आ सकता है और क्या मांग है उनकी इस बार सरकार से, इस पर आज हम ये एपिसोड कर रहे हैं और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टैक्स सेविंग तरीके भी। और इसमें आज हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सीए सुनील गर्ग। सुनील जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो पिछले शो में तो काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चली थी और क्या उम्मीदें हैं ये भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन इस बार अगर छोटे कारोबारियों के बारे में बात करें जो कि रोज़गार पैदा करने में मदद करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे आर्थिक इकोसिस्टम का, वो इस बार क्या मांग कर रहे हैं वित्त मंत्री जी से? देखिए पूजा, आपने सच कहा कि छोटे कारोबारी, एमएसएमई, लघु उद्योग, ये आर्थिक जो हमारी नींव है उसकी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है वो, क्योंकि रोजगार बहुत देते हैं। और आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटे रोजगार के लिए बड़ी स्कीम्स दे रखी हैं। पीएम स्वनिधि योजना है, जहाँ छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे इवन रेडी पटरी वालों को भी लोन दिया जाता है कि अपना काम कीजिए। स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, उसमें कहा कि आप रोजगार बनाइए। और ये जो लघु उद्योग है, ये 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं और 40% जीडीपी का योगदान करते हैं। तो इतना बड़ा योगदान इनका है। एक्सपोर्ट में भी 50% के आसपास योगदान ये एमएसएमई यूनिट ही करती हैं। लेकिन छोटे व्यापारियों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी उनकी डिमांड्स हैं। और सबसे बड़ी डिमांड क्या है कि सरकार ने एक धारा दे रखी है 44AD। 44AD में ये कहा था कि अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, छोटे उद्योग भी हैं, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में चले जाइए। और ये कहा था कि अगर आपकी 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर है और आप कैश में व्यापार करते हैं, यानी चेक से व्यापार नहीं करते हैं, कैश में व्यापार करते हैं, तो 8% का प्रॉफिट आप दिखाइए उस पर और आप टैक्स दे दीजिए। और एक ITR 4 नंबर फॉर्म जो है, जिसको हम सुगम फॉर्म भी कहते हैं, आप उसको भर दीजिए। फिर सरकार ने इसमें एक परिवर्तन पिछले बजट में किया था। ये कहा था कि अगर आप यूपीआई से, चेक से 95% व्यापार करते हैं, यानी कैश का आप लेन देन नहीं करते हैं, तो 2 फायदे दिए। नंबर 1 फायदा तो दिया कि 8% को घटाकर 6% कर दिया कि आप 6% प्रॉफिट दिखा दीजिए। और दूसरा ये कह दिया था कि 3 करोड़ रुपए तक का व्यापार अगर आप कर रहे हैं, तब भी आप 6% प्रॉफिट पर आप उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ले जाइए। लेकिन उसमें 2 डिमांड है व्यापारियों की। नंबर 1 डिमांड तो क्या है कि आजकल 3 करोड़ की लिमिट बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है उद्योगों के लिए, तो इसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाए। ये जो स्कीम है, इसको फायदा दे दिया जाए। दूसरा क्या होता है कि अगर एक बार आप स्कीम से बाहर आ गए तो 5 साल के लिए आप उसमें वापस नहीं जा सकते हैं। ये बड़ा हार्श प्रोविजन है। तो सरकार को उस 3 करोड़ की लिमिट को 5 करोड़ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद सरकार सोच रही है इस बारे में। और ये जो वापिस आने का या एक बार निकलने का जो प्रोविजन है, इसको थोड़ा सा सरल किया जाए। और तीसरा, इस नियम को जीएसटी के नियमों के साथ भी एक आपको संशोधित करना पड़ेगा कि कहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, कहां पर नहीं बनानी। तो छोटे व्यापारियों की डिमांड रहती है कि हमें सरलीकरण किया जाए, हमें टैक्स के इतने कठिन नियमों से बाहर किया जाए। जी, तो बिल्कुल सरकार ने छोटे व्यापारी को धारा 44AD के तहत कुछ बड़ी राहत दी थी, अब उसको बढ़ाने की मांग या फिर हो सकता है इससे कुछ जुड़ी घोषणा बजट में इस बार हो। क्या प्रोफेशनल जो हैं, जैसे कि टेक्नीशियंस हैं, सिंगर हैं और होम ट्यूशन देने वाले जो टीचर्स हैं, वो सारे प्रोफेशन भी प्रोफेशनल्स के जो डेफिनेशन है उसके दायरे में आते हैं? क्या उनको भी इस बार बजट से कुछ उम्मीदें करनी चाहिए? इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन में सब बना रहता है पूजा। देखिए, पहली बात तो जो ये 8% की स्कीम मैंने बताई है, 6% की स्कीम मैंने बताई है, ये प्रोफेशनल्स पे लागू नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, और वहां पर सरकार ने एक नया प्रोविजन दिया है सेक्शन 44ADA में जाकर। और ये कहा था कि जो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं
वो 50 लाख रुपए तक की अगर उनकी टर्नओवर है, देखिए उसमें हम्म। टर्नओवर 2 करोड़ की लिमिट की थी सरकार ने, इसमें केवल 50 लाख की लिमिट की है, पहली बात तो। और उसमें भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हम्म। डॉक्टर्स हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इस तरह के प्रोफेशन है, उन्हीं को ये फायदा दिया गया था और कहा था कि आप 50% इनकम दिखा दीजिए, 50%, यानी मान हम्म। लीजिए आपकी टर्नओवर 40 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए आपको इनकम दिखानी पड़ेगी और उस पर आप टैक्स दे दीजिए, तो प्रेजेंटली टैक्सेशन का फायदा मिलेगा। और अगर आपने हम्म। 20 लाख इनकम नहीं दिखाई है, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रोविजन बड़ा हार्श हो जाता है। और दूसरा, फिर सरकार ने एक परिवर्तन किया पिछले बजट में, वो कहा था कि 75 लाख रुपए तक को हम ये फायदा दे देंगे, बशर्ते आप कैश में व्यापार नहीं कर रहे हैं। 90%, 5% व्यापार या आपकी प्रोफेशनल फीस जो है वो चेक से, यूपीआई से, आरटीजीएस से आती है, बैंकिंग चैनल से आती है, तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें दो डिमांड हमेशा प्रोफेशन की रहती है। पहला पहला डिमांड तो रहती है कि आपको पता होगा आजकल किसी भी प्रोफेशन में 50% का प्रॉफिट नहीं होता है, ये बहुत हायर लिमिट है। मतलब सही आपको कोई बात भी है। आदमी 50% नहीं कमा रहा है आज की डेट में, तो इसको जी। बढ़ाकर 30, 25, 30% पे लाया जाए, ताकि सरलीकरण हो। और दूसरी समस्या क्या है कि जो नोटिफाइड प्रोफेशनल नहीं है, जैसे होम ट्यूशन है, सिंगर्स हैं, या हम्म। और सारे प्रोफेशन है जो वोकेशन का काम करते हैं, वो कहीं भी कवर नहीं होते हैं, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम 44 एडी में जाएं या जी। 44 एडीए में जाएं। तो राइट। ये क्लैरिटी सरकार को देनी पड़ेगी कि आप प्रोफेशन में और वोकेशन जो है ये इंक्लूड कर हम्म। रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस में जाएंगे या प्रोफेशन में रह जाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है। और आपको पता होगा, हम 8 करोड़ रिटर्न हमारे यहाँ आज फाइल हुई है पिछले उसमें, हम्म। 8.8 करोड़, सही नंबर तो ये है। उसमें से आधी से ज्यादा रिटर्न्स ऐसी प्रोफेशनल छोटे व्यापारी की हैं या सैलरीड एम्प्लॉय की हैं। तो इनको एक रिलीफ की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ पिछले 2-3 सालों में देखा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। तो एक हाँ, सरलीकरण की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। टैक्स के नियम आसान होने चाहिए, उसका दायरा दायरा भी बढ़ना चाहिए और थोड़ी सिंप्लीफिकेशन भी आनी चाहिए इस बार के टैक्स के नियम में। अ, इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि अब हमने छोटे कारोबारियों के बारे में बात की, लेकिन इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और हम देख रहे हैं कि सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स को भी एक आसान स्कीम में डाल के रखा है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स भी बहुत बड़ी मार्केट है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस बार के बजट से ये जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं या ट्रक ओनर्स हैं, उन्हें इस बार के बजट में क्या मिल सकता है? देखिए पूजा, आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, और उसमें मेक इन इंडिया को लेकर बहुत सरकार प्रयास कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए बड़ा प्रयास कर रही है। पीएलआई स्कीम भी सरकार इसी उसमें लेकर आई थी कि आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ लॉजिस्टिक इंक्लूड होता है। लॉजिस्टिक का मतलब है जो ट्रांसपोर्टेशन है, और जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसी के पास 2 ट्रक है, किसी के पास 4 ट्रक है, और जो टीयर 3 सिटीज है वहां तो बिल्कुल ही ट्रक ओनर बड़े ही अनऑर्गेनाइज होते हैं। तो सरकार एक स्कीम तो लेके आई, लेकिन वो स्कीम भी कुछ हाफ हार्टेड स्कीम लेके आई है। सरकार ने कहा था सेक्शन 44AE में कि अगर आप 10 ट्रक के ओनर हैं, 10 ट्रक, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में चले जाइए। तो पहली बात तो ये कि 10 ट्रक जो है बहुत पुरानी लिमिट चली आ रही है, और उसको बढ़ाने की जरूरत है। कम से कम उसको 20 ट्रक में किया जाए, 20 ट्रक ओनर्स तो दे दी जाए। दूसरा दिक्कत आती है जहां पर आपने कहा कि आपका पैन कार्ड नहीं है या आप रिटर्न फाइलर नहीं है, तो आपका जो टीडीएस का रेट है वो बहुत बढ़ जाता है, 1% से 5% हो जाता है। तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है, विशेषकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। पर उसके बिना इंडस्ट्री की कल्पना भी असंभव है। तो उसको एक रेगुलराइज कीजिए, इस तरह से कीजिए वो टैक्स भी दें, वो टैक्स के दायरे में भी आए, लेकिन उनको इन सब झंझटों से मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने हाईलाइट की सुनील जी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बड़े रिफॉर्म की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ट्रांसपोर्ट जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी राहत यहाँ पर मिलनी चाहिए, ये हमारी गुजारिश है वित्त मंत्री जी से। बार बार सुनील जी, हमने इस चर्चा के दौरान अभी जितने भी सवाल हमने लिए उसमें आपने प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम की भी बात की है। इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आसान भाषा में, सो दैट वो समझ सकें थोड़ा, और आगे हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम क्या है? हाँ, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का मतलब है कि जहां आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा था कि ऑडिट ना करवाइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन कीजिए,
केवल आप अपनी टर्नओवर का, अपने रिसीट्स का एक सर्टेन परसेंटेज आप दे दीजिए इनकम मानकर टैक्स, तो हम आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। और 3 तरह की स्कीम सरकार लेके आई। नंबर 1 44AD जो मैंने बताया था, जो ट्रेडर्स के लिए है, व्यापारियों के लिए है। तो वहां पर आपको 8% अगर आप कैश में व्यापार कर रहे हैं, और 6% अगर आपने चेक से, यूपीआई से, ऑनलाइन आरटीजीएस से व्यापार किया, तो 6% टर्नओवर का दे दीजिए। आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए, 12 लाख रुपए इनकम, और इनकम पर टैक्स देके आप आराम से, बिना टैक्स ऑडिट करवाए, आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। दूसरी स्कीम प्रोफेशनल के लेके आई थी, जहां कहा था कि 50 लाख रुपए की लिमिट है आपकी, और 50% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, कम से कम इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और तीसरी स्कीम मैंने बताई ट्रांसपोर्टर्स के लिए, 10 ट्रक के लिए होती है, पर ट्रक आपको इनकम बतानी पड़ती है, इतनी है मेरी, और वो आप उस पर टैक्स देकर आप सारी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो उसमें सुधार की जरूरत है, वो हमने बताया, सरकार से आग्रह किया कि ये सुधार उसमें जरूर कर दिए जाए। राइट, तो खास करके छोटे और मीडियम बिजनेसमैन और प्रोफेशंस के लिए ये स्कीम बनाई गई थी, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन अब उसमें थोड़ा और फ़ायदा भी सरकार को यहाँ पर देने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो हुई प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम की बात, लेकिन अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और फर्म्स की और पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर छोटे व्यापारी जो अपनी फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म के थ्रू अब अपनी जो कंपनी है वो बनाते हैं, और उनके लिए भी टैक्स के नियम थोड़े यहाँ पर सख्त हैं। उनके लिए इस बार के बजट में क्या होना चाहिए, या फिर पार्टनरशिप फर्म्स की क्या मांगे हैं इस बार के बजट से? ये पूजा, ये बड़ा लॉन्ग एंडिंग या बहुत पुरानी इसकी इंतजार है कि पार्टनरशिप फर्म के टैक्स सिस्टम में सुधार किया जाए। देखिए हो क्या रहा है, आपको पता होगा कॉर्पोरेट को टैक्स की दर 30% हुआ करती थी, 30 को घटाकर 22% सरकार ने किया कि 22% टैक्स दे दीजिए, और आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, नई टैक्सेशन रिजीम है इंडिविजुअल के लिए। वैसे ही कहा था कि आप 22% प्लस सरचार्ज, यानी कोई 25% टैक्स आपसे मांगती है सरकार। उसके बाद सरकार, जब नई सरकार बनी थी 2019 में, तो एक नया प्रोविजन लेके आई थी। उसमें कहा था कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप 15% टैक्स दे दीजिए, केवल 15% प्लस सरचार्ज, यानी 17% टैक्स तो बनता ये है है वो, सलाह ऑटो और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए था। लेकिन एक दो बातें, एक बात तो क्या है कि उसका जो सनसेट क्लॉज है वो 31 मार्च 24 है। तो एक तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी शायद इस पर विचार कर रही हैं कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है, मेक इन इंडिया के लिए जरूरी है, तो उसको बढ़ाने का विचार किया जा रहा है, शायद हो जाए। दूसरा, स्टॉक में सुबह से ही वो जो प्रोविजन है 15% वाला, राहुल जी उसमें केवल कंपनी एसएससी आते हैं, और जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि जो जिन्होंने छोटा सेक्टर है, वो जनरली पार्टनरशिप फर्म से या एलएलपी के माध्यम से व्यापार करता है, और वहां पर भी टैक्स की दर 30% है। तो ये थोड़ा सा अन्याय नजर आता है एमएसएमई के प्रति। तो इस पर हम आग्रह करते हैं वित्त मंत्री जी से कि उनको भी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चाहे वो कंपनी में आए चाहे वो पार्टनरशिप फर्म में आए, तो उसको आप 15% की दर का फायदा जरूर दे दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि एमएसएमई सेक्टर्स लगभग 48% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार देते हैं, तो उनको भी इस टैक्स रिजीम का फायदा मिलना चाहिए। तो ये एक डिमांड है एमएसएमई सेक्टर की। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए भी टैक्स नियम आसान हो, दरें 30% से घटाकर 22% यहाँ पर करने की मांग इस बार की जा रही है। एलएलपी को भी क्या इसी दायरे में लाने की बात होनी चाहिए? क्या उनको भी इस तरह का फायदा होना चाहिए? सुनील जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करें तो पूजा, लगता है सरकार इस एलएलपी को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के लिए सेम नियम होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बड़े मजे की बात है कि जब हम देखते हैं 44ADA प्रोफेशन की बात करते हैं, या 44AD की बात करते हैं, जो मैंने बताया था कि 6% या 8% की प्रिजेंटिव टैक्सेस स्कीम है, तो वो एलएलपी पर लागू ही नहीं होती है। तो एक तो ये बात है। जहां तक टैक्स रेट का सवाल है, तो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी में 30% का ही टैक्स लगता है, और उसमें टैक्स में कोई फर्क नहीं है। लेकिन प्रिजेंटिव टैक्सेस स्कीम में मैंने बता दिया कि एलएलपी उसमें लागू नहीं होती है, तो लोग गलती कर जाते हैं। तो उनको गलती नहीं करनी है। अगर आप एलएलपी फर्म चला रहे हैं तो आपको बकायदा ऑडिट करवाना पड़ेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, और आप जो ITR 4 फॉर्म है वो फॉर्म नहीं भर सकते। तो मैं सरकार से विनम्र आग्रह करूंगा कि कम से कम एलएलपी को जब आपने पार्टनरशिप फर्म के एट पार रखा, तो प्रिजेंटिव टैक्सेस स्कीम का फायदा भी उनको दे देना चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, काफ़ी सारी चर्चाएं हमने की हैं। इसके अलावा भी बजट 2024 की अगर बात करें, काफ़ी सारी डिमांड है एमएसएमईज़ की। और क्या क्या उम्मीदें इस बार के बजट से हमें करनी चाहिए? क्योंकि हमें ध्यान है जब पिछली बार भी हमारी चर्चा हुई थी तो काफ़ी सारे
चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी वो बजट में हमें सुनने को भी मिली। तो आपकी काफ़ी क्लोज नज़र थी उस पर, हमारे सुझाव वित्त मंत्री तक पहुँचे भी। तो इस बार लघु और मध्यम उद्योग और क्या डिमांड कर सकता है और क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, बहुत डिमांड है और माननीय वित्त मंत्री जी से उम्मीद करते हैं और बड़े रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं। एक डिमांड और वो करते हैं कि जैसे आप स्टार्टअप को टैक्स हॉलिडे देते हैं 3 साल का ATIAC में, तो ATIAC में जो 3 साल का टैक्स हॉलिडे है उसको आप MSME को भी बढ़ा दीजिए, उनको भी दे दीजिए कि अगर आप नई मैन्युफैक्चरिंग या नई MSME लेके आ रहे हैं तो 3 साल का टैक्स हॉलिडे आपको मिल जाएगा। देखिए, उसमें सरकार का ज्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि आप उसमें वैट तो चार्ज कर ही रहे हैं। जब आप मिनिमम ऑलरेडी टैक्स ले रहे हैं तो आपको इनिशियल स्टेज में जो सपोर्ट देनी होती है इंडस्ट्री को, वो सपोर्ट उसको मिल जाती है। तो एट पार जो स्टार्टअप है उसी को और MSME को रखेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है MSME सेक्टर, और जिस तरह से स्टार्टअप, जो कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा भी की थी कि स्टार्टअप को किस तरीके से राहत मिल सकती है, MSME को भी टैक्स हॉलिडे जैसी राहत या इस तरीके की घोषणाएं इस तरह की हेल्प यहाँ पर वित्त मंत्री जी कर सकती हैं इस बार के बजट में। सुनील जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार ज़्यादा रोजगार देने पर आयकर की धारा में पहले ही छूट दे भी रही है, तो क्या इतना काफ़ी नहीं है, यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत है? हाँ, एक सेक्शन है ATJJAA और बड़े मजे की बात है कि सेक्शन में नए रिजीम में भी बेनिफिट मिलता है। शायद एकमात्र डिडक्शन है पूजा जो नए रिजीम में मिलती है और पुराने रिजीम में मिलती है, ATJJAA। तो जितने व्यापारी भाई ये हमारे शो देख रहे हैं तो ध्यान रखना कि अगर आप नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, नई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो आपको 3 साल तक आपको छूट मिलती है ATJJAA। लेकिन उसमें भी एक पेच डाल दिया सरकार ने, उसमें कह दिया कि जिन लोगों के टैक्स ऑडिट होते हैं उन्हीं को छूट मिलेगी। अब आप देखिए, जो MSME को आप प्रिजम्पटिव टैक्सेस स्कीम में ले जा रहे हो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि साहब कि आपको टैक्स ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा 3 करोड़ तक की टर्नओवर तक। दूसरा आपने क्या किया था कि टैक्स ऑडिट की लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया था कि अगर आपका व्यापार चेक के माध्यम से है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से है, तो 10 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना। दूसरी तरफ आपने ATJJAA में ये कंडीशन लगा रखी है कि टैक्स ऑडिट होगा तो आपको छूट मिलेगी। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है आपस में, और जो छोटा व्यापारी है उसका फायदा ले ही नहीं पाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट छूट आपने दी है रोजगार जनरेशन के लिए और उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। एक बात तो ये, और दूसरी बात उस स्कीम को भी थोड़ा ठीक करने की जरूरत है क्योंकि आपको हर बार एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, हर साल आपको नए एम्प्लॉय बना रखने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है छोटे व्यापारियों के लिए और MSME के लिए स्पेशली। तो मुझे लगता है कि इस नियम में थोड़ा सा टिकरिंग की जरूरत है, थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए और उसको MSME फ्रेंडली बनाया जाए। इसके अलावा सुनील जी, लघु उद्योग की एक समस्या और भी है कि वो बड़ी कंपनी उनको समय पर उधार नहीं चुका पाती हैं, जिसके चलते उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, वर्किंग कैपिटल में कमी हो जाती है। क्या बजट में इससे जुड़ी, इस समस्या से जुड़ी कुछ घोषणाएं हो सकती है या कि वित्त मंत्री को इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, और देखिए ये सवाल हमने पिछले बजट में भी उठाया था, पिछले शो में उठाया था, प्री बजट में, और माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी बात को शायद मान लिया था, तो हमारी बात पहुंच गई थी और एक प्रोविजन सरकार लेके आई थी फाइनेंस एक्ट 2023 में। बड़ा अच्छा प्रोविजन है वो MSME की समस्या को दूर करने का। उसमें ये कहा था कि अगर आप MSME से कोई माल परचेज कर रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री, तो आपको 45 डेज में, अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज में, वरना 15 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि MSME एक्ट 2006 कहता है 15 दिन में आपको उधार, उसके माल की उधार की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है तो जनरली लोग 90 दिन में या उससे ज्यादा दिन में, 120 दिन में पेमेंट करते हैं, पर 45 डेज का मैक्सिमम लिमिट थी कि उसके बाद आप पेमेंट नहीं करेंगे तो होगा क्या, जो पेमेंट नहीं कर रहा है उसको आयकर की धारा 43B में वो छूट नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये एक प्रोविजन सरकार लेके आई थी और इसका पर्पस था कि जो MSME है उसकी उधार समय पे चुकाई जाए। पर इसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट जो है वो, क्योंकि बहुत सख्त नियम हो गया, अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री क्या कर रही है कि उनको लगता है कि हम 45 डेज में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो MSME से व्यापार नहीं करना चाहती है। तो इसको इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा बनाया जाए, इसको थोड़ा सा सरल किया जाए ताकि उनकी पेमेंट भी टाइम पर आ जाए और इतना नुकसान भी सामने वाले को ना हो कि वो उससे व्यापार ही ना करे। तो ये एक जरूरत है, इसको, इस प्रोविजन को रीलुक की जरूरत है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत
की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए कई सारी पॉलिसीज़ सरकार ने काफ़ी सारी घोषणाएं भी की है। यहाँ पर भी ये करने की ज़रूरत है, बड़ी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा MSME के साथ काम करने के लिए और प्रोत्साहन मिलना चाहिए और फिर उससे जुड़े जो टैक्स के नियम हैं उसे भी यहाँ पर आसान करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट और छोटे व्यापारी को भी अलग अलग टैक्स के नियम लाने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी तक तो हम जो भी हमने पढ़ा है, जाना है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि फ़िलहाल टर्नओवर की बेसिस पे थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, MSMEs को प्रॉपर डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है बड़े कारोबारी से। तो क्या थोड़ा और यहाँ पर घोषणाएं, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है सरकार की तरफ से इस बार के बजट में? जिस तरह से MSME की डिमांड है और जिस तरह से MSME काम कर रही है, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है पिछले 10 सालों में, वो बड़ा मार्वलस काम किया है हर मोर्चे पे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मोर्चा है, चाहे वो प्रोडक्शन का मोर्चा है। लेकिन क्योंकि कानून, आयकर के कानून के नियम बहुत सख्त होते जा रहे हैं और विशेषकर TDS के नियम तो बहुत ही सख्त है। तो अब आप कंप्लायंसेस को, अगर बड़े कॉर्पोरेट को और एक MSME को सोचोगे कि सेम लॉ की कंप्लायंस कर ले, वो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतना इतना स्टाफ ही नहीं होता उसके पास में, और वो जनरली गलती कर जाते हैं। विशेषकर TDS के नियम बड़े सख्त हैं। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि TDS के नियमों में MSME को कुछ ढील दी जाए, ताकि वो कॉर्पोरेट के साथ में इतना कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं, तो TDS के नियमों को और ऐसे कुछ नियम जहां गार के प्रोविजंस हैं या कुछ और प्रोविजंस हैं, डीम्ड डिविडेंड के प्रोविजंस हैं, उनको थोड़ा सा सरल किया जाए, ताकि उनको व्यापार करने में सहूलियत हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सरकार का एक सपना है उसको किया जाए और उनको अलग तरह से एक सहूलियत दी जाए। TDS के नियम पे राहत मिलनी चाहिए MSME को, ये एक मांग यहाँ पर इस पूरे सेक्टर की तरफ से। जाते जाते सुनील जी, एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, पिछली बार भी आप हमारे जुड़े थे तो कुछ गुरु मंत्र हमें दिए थे, कुछ इंटरेस्टिंग टैक्स सेविंग आइडियाज़ भी दिए थे। इस बार आप हमें दर्शकों को क्या सुझाना चाहेंगे? क्या टैक्स सेविंग टिप्स आपकी तरफ से होगी? देखिए, मैं आपको 3 सुझाव दूंगा। नंबर 1 सुझाव तो ये है कि आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए नया रिजीम बाई डिफॉल्ट रिजीम होगा। तो लोगों को चुनना पड़ेगा कि आपको पुराने रिजीम में रहना है कि नहीं रहना है। नए रिजीम में आप बाई डिफॉल्ट आ गए, तो उसके लिए फार्मूला मैंने बताया है कि अगर आपकी 15 लाख रुपए की इनकम है और आपकी डिडक्शन 3,76,000 रुपए से ज्यादा है, यानी आप हाउसिंग लोन की 2 लाख की, ATC, NPS, मेडिक्लेम की छूट ले रहे हैं जो कि 4 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो फिर आप पुराने रिजीम में रहिए, वरना नए रिजीम में आ जाइए। एक बात तो ये। और दूसरी बात, एक बड़ा प्रोविजन सरकार ने कर दिया था कि नए रिजीम में HRA की छूट एम्प्लॉयज को नहीं मिल रही है। अब पूजा क्या हो रहा है कि 2 तरह के एम्प्लॉई हैं जिनको एक तो HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, और बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को रेंट फ्री एकोमोडेशन देती है। अब जिनको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिली हुई है उनके मजे आ गए, क्योंकि उनकी प्रक्रिया वैल्यू केवल 10% लगनी है, और जबकि HRA अगर आपको मिलता है और नए रिजीम में आप आ गए तो पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब लोग ये डिमांड करेंगे अपने एम्प्लॉयर से कि हमें भी रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दीजिए, ताकि हमें टैक्स पे कुछ छूट मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए। तो ये शिफ्टिंग का टाइम आ गया मुझे लगता है। और तीसरी बात, आपको पता होगा कैपिटल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, उसमें एम्प्लॉइज भी होते हैं, लेकिन अभी एकदम जो गोता खाया है मार्केट में, तो आप लॉस हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अपनी। आपको पता होगा, अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर या लिस्टेड म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं तो हर साल 1 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं तो वो टैक्स से छूट होता है, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको छूट मिलती है। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि फरवरी मार्च के महीने में 1 लाख रुपए को आप बुक कर सकते हैं, जो भी आपके प्रॉफिट वाले शेयर है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आपके किसी शेयर में अगर लॉस आ रहा है, लिस्टेड इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूँ, लिस्टेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, तो आप लॉस हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। वो भी एक टैक्स प्लानिंग का टूल है। आप एक बार लॉस बुक कर लीजिए, अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से उसको एडजस्ट कर लीजिए और फिर उसको रीपरचेज कर लीजिए। तो ये 3 टिप है अपने दर्शकों के लिए, जो कि विद इन द लॉ के प्रोविजन में है, टैक्स के दायरे में। राइट। तो इसी नोट के साथ सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे आपसे और भी चर्चा होगी बजट से जुड़ी, लेकिन आज इस पेशकश में इतना ही। और आज हमने समझने की कोशिश की कि MSMEs जो हैं, छोटे कारोबारी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस बार के बजट में क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं उनके लिए और क्या मांगे हैं उनकी, ये आज हमने जानने की कोशिश की। उम्मीद है हमारी जो बातें हैं, हमारा डिस्कशन है, ये वित्त मंत्री तक पहुँचे और इस बार के बजट में हम इस पूरे सेक्टर के लिए भी कुछ राहत
राहत देख सके, जो कि हमारे जीडीपी का एक बहुत अहम हिस्सा है, हमारी इकोनॉमी का बहुत अहम हिस्सा है। चलिए इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।